नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? आशा करती हूँ स्वस्थ और अच्छे होंगे। बच्चों, आपको लग रहा होगा कि आज मैम कौन सा टॉपिक लेकर आई है आपको पढ़ाने के लिए। तो इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हो जाएं। तो बच्चों, ये बताइए कि आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी चीज़ को सूंघने के बदले आपने पेमेंट किया हो या पैसा पेड किया हो? नहीं ना। लेकिन इस कहानी में आज ऐसा होने वाला है। तो हम देखेंगे कि इस कहानी में क्या होता है और उसका मोरल क्या है, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए इस चैप्टर को, इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो इस लेसन का नाम क्या है? इस लेसन का नाम है द स्मेल ऑफ ब्रेड एंड द साउंड ऑफ मनी। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टोरी यानी कहानी। देयर वॉज वंस ए स्टिंगी बेकर बट ही बेक्ड डिलीशियस ब्रेड। यानी कि एक बार एक बेकर था। स्टिंगी मतलब होता है कंजूस। तो एक बार एक कंजूस बेकर था, लेकिन वो ब्रेड जो बनाता था ना, वो बहुत स्वादिष्ट बनाता था। यानी कि बेकर का मतलब क्या होता है? जो ब्रेड बनाते हैं उन्हें हम बेकर कहते हैं। तो ये कहानी है एक कंजूस बेकर की। वो बहुत स्टिंगी था, बहुत कंजूस था। ये उसका अवगुण था, लेकिन उसमें एक गुण ये था कि वो बहुत ही स्वादिष्ट ब्रेड बनाया करता था। तो आइए आगे देखते हैं। There was once a stingy baker, but he baked delicious bread. आगे बढ़ते हैं। There was a poor man. He wished to enjoy sweet smelling bread, but he did not have any money. एक गरीब आदमी था। उसे ब्रेड खाने का बहुत ही इच्छा होता था, परंतु उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ब्रेड खरीदकर खा सके। वो क्या करता था? वो ब्रेड के स्मेल यानी सुगंध को ही सूंघ करके अपने आप को सेटिस्फाई करता था, अपने आप को संतुष्ट करता था, क्योंकि उसके पास इतने इनफ मनी नहीं थे कि वो ब्रेड खरीद कर खा सके। तो देखते हैं आगे क्या होता है फिर कहानी में। सो ही वुड स्टैंड आउटसाइड द बेकरी एवरी डे enjoying the nice smell of baking bread। तो वो क्या करता था कि हर दिन बेकरी शॉप के सामने खड़ा हो जाता था और ब्रेड का जो स्मेल आता था उसे वो खड़ा होकर वहाँ से सूंघा करता था, क्योंकि बेचारे के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बेकरी में जा कर के ब्रेड खरीद कर खा सके। तो इसीलिए वो क्या करता था कि वो प्रतिदिन बेकरी शॉप के सामने खड़ा हो जाता था, दुकान के सामने, और वहाँ से खड़े होकर ही वो ब्रेड के डिलीशियस टेस्ट को, यानी कि डिलीशियस जो उसका स्मेल आता था, जो उसका स्वादिष्ट सुगंध आता था, उसको वो बेचारा खड़ा होकर रोज सूंघा करता था और इसी से वो अपने आप को संतुष्ट करता था। फिर क्या होता है? द बेकर वॉज वेरी एंग्री विद द पुअर मैन। तो बेकर जो था वो उस गरीब आदमी पे बहुत गुस्सा गया। बेकर को लगता था कि ये गरीब आदमी रोज मेरे दुकान के सामने आके खड़ा हो जाता है और मेरे द्वारा बनाए गए इन स्वादिष्ट ब्रेडों को ये फ्री में ही ऐसे ही सुगंध लेता है इसका। तो बेकर को उस पुअर आदमी पर, गरीब आदमी पर बहुत ही गुस्सा आया। वो उससे नाराज हो गया। तो आइए फिर देखते हैं आगे वो क्या करता है। He felt that anyone who smelled his delicious products should pay for the smell, so he took the poor man to court। उसे लगता था कि वो जो भी ब्रेड बनाता है उसके सुगंध का पैसा उसे देना चाहिए, लेकिन वो गरीब आदमी, उसके पास तो खाने के पैसे नहीं थे, तो वो सुगंध के पैसे बेचारे कहाँ से देता। तो इसी कारण से बेकर ने उस गरीब आदमी को कोर्ट में ले जाकर खड़ा कर दिया। उसे वो कोर्ट में ले गया न्याय करवाने के लिए, क्योंकि उसे तो पैसे चाहिए थे, अपने ब्रेड को सूंघने देने के पैसे।
तो आइए आगे देखते हैं कोर्ट में क्या होता है। द जज हर्ड द बेकर्स कंप्लेंट पेशेंटली, देन ही आस्क्ड द पुअर मैन, डू यू हैव एनी मनी। जज ने बेकर के शिकायत को पेशेंटली यानी कि धैर्यपूर्वक सुना। सुनने के बाद जज ने बेकर से कुछ नहीं कहा और उसने उस गरीब आदमी से पूछा कि तुम्हारे पास क्या है, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास। तो अब ये केस चला गया है कोर्ट में। तो ये केस है क्या? बेचारा एक गरीब आदमी जो कि एक बेकरी शॉप के सामने खड़ा होकर ब्रेड का सुगंध लिया करता था, उस कारण से उसे बेकर ने कोर्ट में लाके खड़ा कर दिया, क्योंकि बेकर का कहना था कि ब्रेड को सूंघने के बदले उसे पैसे चाहिए। उन्होंने उस गरीब आदमी ने फ्री में ब्रेड को कैसे सूंघा। तो अब जज भी परेशान हो जाता है कि आखिर ये कैसा केस है, लेकिन वो बेकर की पूरी शिकायत सुनने के बाद कुछ नहीं कहता है और उस गरीब आदमी से पूछता है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, मुझे बताओ। आइए देखते हैं वो गरीब आदमी क्या करता है। द पुअर मैन सर्च्ड हिज पॉकेट्स एंड प्रोड्यूस्ड 2 स्मॉल कॉइन्स। वो गरीब आदमी अपने दोनों पॉकेट को सर्च करता है, दोनों पॉकेट को खोजता है और उसे दोनों पॉकेट में से बस 2 सिक्के ही, छोटे से पैसे के सिक्के मिलते हैं। बाकी इसके अलावे उसके पास और कुछ भी नहीं रहता है, क्योंकि वो तो था ही बहुत गरीब ना, इसीलिए वो ब्रेडों को सूंघा करता था। तो अब जज के सामने वो अपने पॉकेट को सर्च करके 2 कॉइन्स निकालता है और जज के सामने उसे दिखाता है। तो देखते हैं जज क्या कहते हैं। दिस इज ऑल द मनी आई हैव, ही सेड टू द जज। वो सिक्कों को जज के सामने निकाल करके कहता है कि मेरे पास बस यही 2 सिक्के हैं और मेरे पास इसके अलावे कुछ भी नहीं है। इतना कहकर वो चुप हो जाता है। अब देखते हैं जज क्या कहते हैं। द जज टुक द मनी फ्रॉम द पुअर मैन। जज क्या करते हैं कि उन पैसों को, उन सिक्कों को वो उस गरीब आदमी से ले लेते हैं। तो बच्चों, आपको क्या लगता है कि जज उन पैसों को लेकर क्या करेंगे? उस बेकर को देंगे या खुद रखेंगे, या फिर उन पैसों को लेकर वो क्या करेंगे? सो भी बस 2 स्मॉल कॉइन्स। तो आइए देखते हैं आगे कहानी में वो 2 सिक्कों को लेकर क्या करते हैं। द बेकर वॉज डिलाइटेड, ही स्माइल्ड एंड eagerly held out his hand to take the money from the judge। बेकर बहुत खुश होता है और वो क्या होता है कि दोनों हाथों से उन पैसों को लेने के लिए अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाता है। उसे तो लग रहा था कि जज ने पैसे हाथों में लिए हैं तो अब ये पैसे तो उसे ही मिलने वाले हैं। इसी कारण से वो बहुत खुश होता है और पैसों लेने के लिए, पैसों को, कॉइन्स को लेने के लिए खुशी खुशी हाथों को आगे जज के सामने फैलाता है। आगे देखते हैं क्या होता है। बट द जज डिड नॉट गिव मनी टू द बेकर। लेकिन जज क्या करते हैं, उन पैसों को बेकर को नहीं देते हैं। यानी कि जज उस गरीब आदमी से सिक्कों को ले तो लेते हैं, लेकिन बेकर को देते नहीं हैं। वो उन सिक्कों को रखे रहते हैं। देखते हैं जज आगे क्या करते हैं। He only jingled the coins together। जिंगल्ड यानी हाथों में पैसों को लेकर खनखनाना। वो क्या करते हैं कि दोनों सिक्कों को हाथों में उठाते हैं और उठाने के बाद उन सिक्कों को इस तरह से हाथों में लेकर खनखनाते हैं। तो बच्चों, जब हम सिक्कों को हाथों में लेकर खनखनाएंगे तो उससे खनखनाहट की आवाज़ निकलती है ना। तो जज भी वही करते हैं, दोनों सिक्कों को उठाकर अपने हाथों में रखते हैं और हाथों को यूं हिलाकर जिंगल यानी कि खनखनाते हैं। फिर देखते हैं आगे जज क्या करने वाले हैं। He then returned them to the poor man, saying punishment should fit the crime. The price for the smell of the bread should be the sound of the money। उसके बाद वो क्या करते हैं कि पैसों को हाथों से खनखनाकर आवाज़ करके
फिर से उस गरीब आदमी को वापस कर देते हैं। तो जब गरीब आदमी को वो दोनों कॉइन्स मिल जाते हैं तो जज कहते हैं बेकर के तरफ देख करके कि जैसा क्राइम था, जैसा गलती था, वैसा ही पनिशमेंट मैंने दिया। यानी कि जैसा क्राइम वैसा पनिशमेंट। क्राइम तो यही था ना कि उसने ब्रेड को सूंघा था। तो जज ने भी पैसों को हाथों में लेकर खनखना कर पैसों की आवाज़ उस बेकर को सुना दी और कहा कि जैसा क्राइम वैसा पनिशमेंट। यानी कि ब्रेड को सूंघने के बदले साउंड ऑफ मनी ही होना चाहिए ना। यानी कि द प्राइस ऑफ स्मेल ऑफ ब्रेड इज़ द साउंड ऑफ मनी। यानी कि बेकर अपनी चालाकी में था। वो सोचा था कि जो भी पैसे उस गरीब आदमी के पास है उससे वो ले लेगा। वो कंजूस तो था ही, साथ ही बहुत लोभी भी था। उसे पैसों की लालच थी और इसी कारण से वो उस गरीब आदमी को पकड़ के कोर्ट में लाया था। लेकिन यहाँ जज ने क्या किया? जजमेंट बिल्कुल सही दिया और बिल्कुल सही पक्ष में दिया। उन्होंने दोनों पक्षों को सुना। सुनने के बाद जो सही पक्ष था उसके पक्ष में जज ने जजमेंट दिया, न्याय किया। तो आपने देखा बच्चों कि स्मेल ऑफ ब्रेड के बदले क्या मिला? साउंड ऑफ मनी। है ना ये बिल्कुल सही जजमेंट? क्योंकि सूंघने का पेड क्या होना चाहिए, पैसा क्या होना चाहिए? साउंड ऑफ मनी। तो इसीलिए जज ने सही जजमेंट किया और वो गरीब आदमी अपने पैसों को वापस लेकर बहुत खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी बच्चों? अच्छी लगी ना? तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है ये मैं आपको कहानी के अंत में, यानी चैप्टर जब हम टेक्स्ट बुक के सारे एक्सरसाइजेस बना लेंगे ना, तब लास्ट में मैं आपसे पूछूंगी। ठीक है, तब तक आइए अब देखते हैं आगे क्या है, कौन से एक्सरसाइजेस हैं। ट्रू और फॉल्स, यानी आपको लिखना है सही और गलत। पहला है द बेकर वॉज ए जेनरस मैन। बेकर जो था वो एक महान आदमी था। द बेकर वॉज एंग्री विद द पुअर मैन। बेकर जो था वो उस गरीब आदमी पर बहुत नाराज था। द पुअर मैन हैड 6 कॉइन्स। वो गरीब आदमी के पास 6 सिक्के थे। द जज गेव द मनी टू द बेकर। जज ने पैसे बेकर को दे दिए थे। द जज रिटर्न द कॉइन्स टू द पुअर मैन। जज ने वो पैसे उस गरीब आदमी को वापस कर दिए थे। तो यहाँ बताइए मुझे कि कौन से सेंटेंस सही है, ट्रू है, और कौन से फॉल्स यानी कि गलत है। आइए आंसर्स को देखते हैं। द बेकर वॉज ए जेनरस मैन। क्या बेकर महान आदमी था? नहीं ना, इसीलिए हमारा आंसर होगा फॉल्स यानी कि गलत। द बेकर वॉज एंग्री विद द पुअर मैन। जो बेकर था वो उस गरीब आदमी पर काफ़ी नाराज था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसलिए होगा ट्रू। द पुअर मैन हैड 6 कॉइन्स। उस गरीब आदमी के पास 6 सिक्के थे। यानी कि कितने सिक्के थे? 2 सिक्के थे, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। द जज गेव द मनी टू द बेकर। जज ने पैसे बेकर को दिए थे। तो जज ने पैसे किसे दिए थे? पुअर आदमी को, इसीलिए ये सेंटेंस भी गलत है। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। द जज रिटर्न द कॉइन्स टू द पुअर मैन। जज ने कॉइन्स को उस गरीब आदमी को वापस कर दिए थे। क्या ये सही बात है ना सही बात? तो इसका आंसर होगा ट्रू यानी कि सही। तो आपने देखा बच्चों कैसे हमने झट से ट्रू और फॉल्स बना लिए। इसीलिए कभी भी एक्सरसाइजेस को देखकर डरना नहीं है। कितने सारे एक्सरसाइजेस हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग सारे एक्सरसाइजेस को 1 बाय 1 मिलकर हंसते हंसते खेलते खेलते ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। और सारे एक्सरसाइजेस जो भी मैं आपको बताऊंगी वो सारे आप नोट करते जाइएगा, ताकि आगे जब भी आप अपने टेक्स्ट बुक या कॉपी में बनाइएगा तो आपको गलती कम हो, है ना। तो आइए बढ़ते हैं आगे के एक्सरसाइजेस पे।
चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि सही ऑप्शन को चूज करना है। यहाँ एक क्वेश्चन है, एक सेंटेंस है और उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो सही है उसे आपको चूज करना है और बताना है कि कौन सा सही है। यहाँ लिखा हुआ है द बेकर टूक द पुअर मैन टू, यानी बेकर ने उस गरीब आदमी को कहाँ लेकर गया था? हिज हाउस, अपने घर पे, हिज शॉप, अपनी दुकान पे, कोर्ट, न्यायालय में, या द किंग, राजा के पास। तो जल्दी से बताइए कहानी को याद करते हुए कि बेकर ने उस गरीब आदमी को कहाँ लेकर गया था। आइए आंसर देखते हैं। आंसर है कोर्ट। बेकर उस गरीब आदमी को कहाँ ले गया था? कोर्ट में ले गया था। तो इसीलिए हमने कोर्ट को सही चुना। ठीक है, आइए अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है द बेकर हेल्ड आउट हिज हैंड टू टेक, यानी बेकर ने अपने हाथ बढ़ाए थे क्या लेने के लिए? द ब्रेड, यानी पारोटी को, द केक, यानी केक को लेने के लिए, द स्वीट्स, मिठाइयों को लेने के लिए, या द कॉइन्स, सिक्कों को लेने के लिए। तो बेकर ने अपने हाथ जज के सामने किस लिए बढ़ाए थे? याद है ना? तो जल्दी से करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिए और आंसर बताइए। देखते हैं आंसर। द कॉइन्स, यानी कि बेकर ने अपने हाथ बढ़ाए थे कॉइन्स को लेने के लिए, है ना? याद है ना आपको? लास्ट में जो जज अपने हाथों में पैसों को लेकर जो खनखना रहे थे, उससे पहले बेकर को लगता है कि जज ने पैसों को हाथों में लिया है मुझे देने के लिए। तो इसीलिए उसने अपने दोनों हाथ बढ़ाए थे ताकि वो पैसे उसे मिल जाए। आइए आगे देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन में थर्ड है द प्राइस फॉर द स्मेल ऑफ ब्रेड वाज, यानी ब्रेड को सूंघने का प्राइस, कीमत क्या होना चाहिए? द साउंड ऑफ मनी, पैसे की आवाज़, 2 कॉइन्स, 2 सिक्के, द साउंड ऑफ म्यूज़िक, गाने की आवाज़, या 20 रुपीज़, या फिर 20 रुपये। जल्दी से बताइए, ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है। जल्दी से ऑप्शन चूज़ कीजिए और करेक्ट ऑप्शन मुझे बताइए। आइए देखते हैं उसका करेक्ट ऑप्शन। उसका करेक्ट ऑप्शन है द साउंड ऑफ मनी, यानी कि द स्मेल ऑफ ब्रेड के बदले द साउंड ऑफ मनी है बिल्कुल सही आंसर। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस पे, यानी कि यहाँ सवाल दिए गए हैं उसके जवाब आपको देने हैं। पहला है व्हाई वाज द बेकर एंग्री विद द पुअर मैन, बेकर जो था वो गरीब आदमी पर क्यों नाराज था? बताइए मुझे, वो बेकर गरीब आदमी पर नाराज क्यों था? जल्दी से इसका आंसर बताइए, सोचिए। आइए देखते हैं। द पुअर मैन यूज्ड टू कम एवरी डे टू द बेकिंग शॉप, ही यूज्ड टू enjoy the nice smell of baking bread. The baker was angry with the poor man as he did not pay any money for this. यानी कि वो बेकर पुअर मैन पर नाराज इसलिए था क्योंकि उसे लगता था कि उसको, उस पुअर आदमी को उसके ब्रेड को सूंघने के बदले उसे पैसे देने चाहिए, और वो बेचारा गरीब आदमी के पास तो बस 2 ही कॉइन्स थे, तो उसके पास तो पैसे थे नहीं। इसी कारण से वो बेकर उस गरीब आदमी से नाराज था। बच्चों, इन आंसर्स को आप नोट भी करते जाइएगा, ठीक है? आइए आगे बनाते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड द जज जिंगल द कॉइन्स टुगेदर, जज ने कॉइन्स को अपने हाथों में लेकर जिंगल यानी क्यों खनखनाया था? बताइए मुझे, इससे क्या सिग्नल मिला था? आइए देखते हैं इसका आंसर। द जज न्यू दैट द पुअर मैन had only enjoyed the nice smell of the bread. The price of the smell could be only the jingle of the coins. So the judge jingled the coins together. यानी कि जज को ये पता था कि बेकर जो है वो लालची है और वो गरीब आदमी के पास पैसे नहीं हैं, इसीलिए उन्होंने पैसों को हाथ में लेकर के खनखनाया था, क्योंकि उन्हें पता था कि
ब्रेड को सूंघने के बदले अगर कोई पैसा होना चाहिए, अगर कोई पेड बात होनी चाहिए तो क्या होनी चाहिए? तो उसे सूंघने के बदले साउंड ऑफ मनी ही उसका आंसर होना चाहिए, है ना। जैसे कि अगर आपको कोई ब्रेड सूंघने के लिए पैसे मांगे तो आप उसे साउंड ऑफ मनी सुना दीजिए, सूंघने के बदले साउंड। तो इसी कारण से जज भी ये समझ गए थे कि ये बेकर जो है लालची है और ये पुअर मैन को बेवकूफ़ बना रहा है। इसीलिए जज ने भी बेकर को बेवकूफ़ बनाने के लिए पैसों को हाथों में लेकर जिंगल किया और साउंड ऑफ मनी सुना करके पैसों को फिर पुअर आदमी को वापस कर दिया। इसीलिए जज ने पैसों को हाथों में लेकर जिंगल किया था। आइए देखते हैं आगे क्या है। तीसरा सवाल है, डिड द जज डू जस्टिस टू द पुअर मैन? गिव रीजंस। यानी क्या आपको लगता है कि जज ने उस गरीब आदमी के साथ न्याय किया? अगर किया आपको लगता है तो अपने उत्तर का कारण दीजिए। आइए आंसर देखते हैं। यस, द प्राइस ऑफ स्मेलिंग द ब्रेड कुड बी ओनली द जिंगलिंग ऑफ द कॉइन्स। नो पेमेंट वॉज टू बी मेड फॉर दिस, सो by returning back the 2 small coins to the poor man, the judge did justice to the poor man। यानी कि हाँ, जज ने जजमेंट बिल्कुल सही किया। स्मेल ऑफ ब्रेड के बदले साउंड ऑफ मनी बिल्कुल सही जवाब था। और जज ने जब लास्ट में उन 2 कॉइन्स को उस पुअर आदमी को वापस कर दिया तो इससे साफ पता चलता है कि जज जो था वो उन्होंने जजमेंट बिल्कुल सही किया और सही पक्ष पे किया, है ना। इसीलिए उन्होंने पैसों को हाथों में लेकर जिंगल करके साउंड सुनाकर उस पुअर आदमी को वापस कर दिया था। तो ये तो हो गया क्वेश्चन आंसर। आगे देखते हैं और क्या एक्सरसाइजेज है। आइए जल्दी से सॉल्व करते हैं। मैच द फॉलोइंग, यानी इसे मिलाना है। क्या है यहाँ? एक तरफ लिखा हुआ है नाइस, पनिशमेंट, स्टिंगी, एंग्री, स्माइल्ड। यानी कि नाइस मतलब अच्छा, पनिशमेंट यानी सजा, स्टिंगी यानी कंजूस, एंग्री यानी नाराज, स्माइल्ड यानी मुस्कुराया था। इसको मिलाना है किससे? जेनरस से। जेनरस यानी महान, काम यानी शांत, वेप्ट यानी रोया था, रिवार्ड यानी पुरस्कार, और रूड यानी कि किसी को रूखेपन से जवाब देना। तो बच्चों इस मैच द फॉलोइंग को जल्दी से मिलाइए और आंसर दीजिए। आइए देखते हैं आंसर। रूड आता है नाइस के सामने, RUDE रूड। रिवार्ड आता है पनिशमेंट के पास, REWARD। जेनरस आता है स्टिंगी के पास, GENEROUS। काम आता है एंग्री के पास, CALM काम। और WEPT वेप्ट आता है स्माइल्ड के पास। तो देखा बच्चों आपने कैसे झट से मैच द फॉलोइंग भी सॉल्व हो गए, है ना। बिल्कुल इजी। आपने बनाया ना इसे। तो आपने इसे बनाया अगर, तो क्या आपने एक बात गौर किया यहाँ कि ये मैच द फॉलोइंग जो थे वो एक दूसरे के ऑपोजिट्स थे। यानी कि यहाँ जितने भी सारे वर्ड्स थे ना वो एक दूसरे के उल्टा यानी बिलोम, ऑपोजिट्स थे सारे, है ना। आपने गौर किया था ना। और इसी कारण से हमने एक दूसरे वर्ड को उसके ऑपोजिट के सामने सजा दिया। तो ये मैच द फॉलोइंग तो हमारा बन गया। अब बढ़ते हैं आगे एक्सरसाइज पे। जम्बल्ड वर्ड्स। अब आते हैं जम्बल्ड वर्ड्स पे। MOYNE TUROC BERAD RANGY PORO। तो बच्चों जम्बल वर्ड्स में क्या करना रहता है मुझे जल्दी से बताइए। इसके लेटर्स को अरेंज करना रहता है। आपको तो पता ही है ना कि लेटर्स इसमें आगे पीछे रहते हैं, उसको अरेंज करके सही स्पेलिंग्स बनाना है। तो यहाँ जम्बल वर्ड्स को आप गौर से देख लीजिए और बनाइए जल्दी से सही स्पेलिंग्स बनाइए। आइए देखते हैं आपके आंसर्स और मेरे आंसर्स मिलते हैं कि नहीं। MOYNE बनता है मनी,
यानी कि MONEY। TUROC बनता है कोट, यानी कि COURT कोट। BERAD बनता है ब्रेड, यानी कि BREAD ब्रेड। RANGY बनता है एंग्री, यानी ANGRY एंग्री। और PORO बनता है पुअर, यानी POOR पुअर। तो आपने देखा यहाँ कितने आसानी से जंबल वर्ड सॉल्व हो गए, है ना, बिल्कुल आसान से जंबल वर्ड्स। तो बच्चों जंबल वर्ड्स तो आपने बना लिए। तो अब आगे देखिए कौन से एक्सरसाइजेज है, चलिए देखते हैं। अब आता है एक्सरसाइजेज की बारी तो ख़त्म। अब मैंने आपको एक बात बताई थी शुरू में कि मैं आपको बताऊंगी इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। मैंने आपको कहा था, आपको याद है ना बच्चों? तो अब आ गया उस इम्पॉर्टेंट लाइंस की बारी। तो आइए पहले ये इम्पॉर्टेंट लाइंस देखते हैं और नोट करते हैं और इसे समझते हैं। पहला है ग्रीड इज इविल, यानी कि लालच बुरी बला। और दूसरा है करेक्ट जजमेंट शुड बी गिवन कंसिडरिंग बोथ साइड्स, यानी ग्रीड इज इविल और करेक्ट जजमेंट शुड बी गिवन कंसिडरिंग बोथ साइड्स। तो बच्चों इसे जल्दी से आप नोट कर लीजिए और फिर मैं बताती हूँ इसका अर्थ। तो ग्रीड इज इविल का मतलब तो आपको समझ में आ ही गया, लालच बुरी बला। और करेक्ट जजमेंट शुड बी गिवन कंसिडरिंग बोथ साइड्स का मतलब हुआ बच्चों कि हमें कोई भी जजमेंट, कोई भी न्याय जब भी करना चाहिए ना, तो दोनों पक्षों को कंसीडर करते हुए, यानी दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए हमें कोई भी न्याय करना चाहिए, कोई भी जजमेंट देना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस यूं ही कुछ हुआ और बस किसी के पक्ष में भी जवाब दे दिए, किसी के पक्ष में भी कुछ भी न्याय कर दिए, नहीं। जैसा आपने इस कहानी में देखा ना कि जजमेंट जो हुआ, जो जज ने जजमेंट किया, उन्होंने बिल्कुल सही जजमेंट किया, है ना। आपने देखा कहानी में कि कैसे जज ने स्मेल ऑफ ब्रेड के बदले साउंड ऑफ मनी को दे करके जजमेंट किया। तो ये बिल्कुल सही जजमेंट था ना। तो जज ने भी दोनों पक्षों को कंसीडर किया और उन्होंने समझा कि कौन सही है, और तब उन्होंने अपने समझ से उन्होंने न्याय किया, जजमेंट दिया। ठीक उसी तरह से हमें भी बच्चों जब भी न्याय कीजिए, जब भी किसी बात के नतीजे पर पहुंचिए, तो हमेशा सभी पक्षों को देखते हुए पहुंचिए, कभी भी हड़बड़ा कर या एक पक्ष का साथ देते हुए ना पहुंचिए। दूसरी बात कि आपने देखा इस कहानी में कि बेकर कितना लालची था, उसे पैसों की लालच थी, इसीलिए तो वो अपने ब्रेड को सूंघने के बदले भी पैसे का डिमांड कर रहा था। तो उसका क्या हाल हुआ? तो मैंने बताया लालच बुरी बला। तो आपने देखा कि वो उस गरीब आदमी को कोर्ट में ले गया लालच से कि उसके पास जो भी पैसे हैं उसे मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ तो हो गया उल्टा, उसकी बेइज्जती तो हुई ही और जज ने उसका मुंह भी बना दिया, है ना बच्चों। तो आपने देखा ना कि लालच करने से क्या होता है, अंतिम में कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो इसी कारण से ये दोनों लाइंस को आपने नोट किया ना, इसे सिर्फ नोट ही नहीं करना था, इसे क्या करना है, इसे अपने लाइफ में लागू भी करना है ना बच्चों। तो आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और इसकी सीख भी समझ में आ गई होगी। अच्छा लगा ना आपको ये कहानी पढ़ के? तो अब टाइम आता है होमवर्क का, कुछ टास्क, कुछ एक्टिविटी का। तो बच्चों आज मैं आपको क्या होमवर्क देने वाली हूँ? आपको क्या लग रहा है कि आज मैम क्या एक्टिविटी या क्या करवाने वाली है होमवर्क में? तो बच्चों आज का होमवर्क ये है कि जो कहानी मैंने आपको पढ़ाया आज, क्या नाम था उसका, स्मेल ऑफ ब्रेड एंड द साउंड ऑफ मनी, इसको घर जाके अपने भाई बहन या फिर दोस्तों के साथ मिलकर इसका रोल प्ले करना है। यानी कि किसी को बेकर बनना है, किसी को जज बनना है और किसी को पुअर मैन बनना है, और बन करके इस कहानी को पूरे अच्छी तरह से प्ले करना है, ठीक है। और ये रोल प्ले आपने कैसे किया, किसको क्या बनाया, कौन से कैरेक्टर किसको बनाया, ये सब बातें मैं आपसे अगले यानी नेक्स्ट क्लासेस में पूछूंगी। तो बच्चों आपको होमवर्क समझ में आ गया ना? रोल प्ले यानी घर जाके क्या करना है,
प्ले करना है। और सिर्फ प्ले नहीं करना है बच्चों, प्ले ख़त्म होने के बाद आपको मोरल ऑफ द स्टोरी यानी मोरल ऑफ द प्ले भी बताना है कि इस प्ले को जो आपने दिखाया उससे क्या सीख मिली। करेंगे ना, मज़ा आएगा ना करने में। तो बस लग जाइए अपने काम पे। तो बच्चों आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, मज़ा आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, कहानी, पोयम या एक नए शीर्षक के साथ, इसी एनर्जी के साथ फिर आपकी मैम आपके सामने होगी। फिर हम हंसते बोलते खेलते हुए यूं ही पढ़ेंगे और एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। तब तक बच्चों जाइए अपना रोल पे की तैयारी कीजिए और मैं आपसे फिर अगले क्लास में मिलूँगी। तब तक टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू।